आज की जो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दूसरा लेक्चर है। इसके अंदर हम डोमेस्टिक लॉ फ्रेमवर्क फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देखेंगे। सबसे पहले हम इस चीज को देख लेते हैं कि डोमेस्टिक लॉ फ्रेमवर्क से मुराद क्या चीज है। डोमेस्टिक लॉ फ्रेमवर्क का मीनिंग ये होता है कि डोमेस्टिक मीन पार्टिकुलर कंट्री, हम किसी पार्टिकुलर कंट्री के अंदर एक सब्जेक्ट मैटर किसी चीज से मुतल्लिका जब लॉज को देखते हैं तो हम उसको डोमेस्टिक लॉ फ्रेमवर्क कहते हैं कि इस चीज़ से मुतल्लिका किसी मुल्क के अंदर क्या कानून मौजूद हैं। अगर हम बात करें डोमेस्टिक लॉ फ्रेमवर्क फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो हम ये कहेंगे कि किसी भी मुल्क में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुतल्लिका क्या कवानीन है तो उसके बनाएंगे। अगर हम पाकिस्तान कह दें इन पाकिस्तान तो पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कौन कौन से लाज मौजूद हैं तो वो चीज़ आ जाएगी। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हम जो देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड पाकिस्तान में जनरल लॉज कौन से हैं। फिर हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कि जनाब पेटेंट फाइल करने का क्या प्रोसीजर है, उसकी पेनल्टीज क्या है, ट्रेडमार्क को हम कैसे ले सकते हैं, कॉपीराइट को कैसे ले सकते हैं। अगर आप पेपर व्यू से देखें तो आपको एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है मेरी पहली और इस वीडियो को देखकर। सबसे पहले आप हेडिंग दे दें इसके अंदर लॉज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन कैटेगरीज। हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि लॉज को पाकिस्तान में लॉज कौन सा। सबसे पहले पेटेंट की मैं बात करूं तो पेटेंट के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पाकिस्तान पेटेंट लॉ था वो पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911 था 1911। दूसरा पेटेंट्स ऑर्डिनेंस आया 2000 में जो कि रिप्लेस्ड हुआ एक्ट है। उसके बाद वो फर्दर अमेंड होता रहा और लास्ट पे 2010 में आ गया। और अब जो पाकिस्तान में करंट लॉ चल रहा है पेटेंट के हवाले से वो पेटेंट एक्ट 2010 है, पेटेंट रूल्स है 2003 के, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो आपका एक्ट 2012 का वो चल रहा है, आईपीओ एक्ट 2012। अच्छा, ट्रेडमार्क के रिलेटेड अगर बात करें तो ट्रेडमार्क के रिलेटेड पाकिस्तान में जो पहला कानून आया वो 1940 में था, ट्रेडमार्क एक्ट। उसके बाद करंटली जो पाकिस्तान में ट्रेडमार्क रजिस्टर हो रहे हैं वो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 की हो रहे हैं। कॉपीराइट की अगर बात करें तो जो कॉपीराइट का पहला एक्ट ये भी 1914 में आया है। उसके बाद जो करंट है ये कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 का चल रहा है। अब डिटेल के अंदर हम देखते हैं कि पेटेंट का जो रिलेटेड फ्रेमवर्क पाकिस्तान में क्या है। पाकिस्तान में पेटेंट के रिलेटेड लॉज कौन से, इसमें हम बर्ड आई व्यू ले रहे हैं, डिटेल नहीं देखेंगे। बर्ड आई व्यू वही बात 1911 का लॉ मौजूद है, करंट पाकिस्तान में पेटेंट एक्ट 2010 चल रहा है। अच्छा, पेटेंट की जो डिफाइन आपको करता है पेटेंट एक्ट 2010, वो उसका सेक्शन 2 क्लॉज आई है, वो इसको डिफाइन ऐसे करता है कि कोई भी इन्वेंशन या एनी न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट or process in any field of technology and includes any new and useful improvement of either of them। या तो कोई नई प्रोडक्ट आ जाए या कोई प्रोसेस अपने आज याद कर दो। लाइक आप किसी भी दवाई को बनाने का एक स्पीडी प्रोसेस बना लो। मिसाल के तौर पर कोविड की वैक्सीन तो आई है, आप उस वो बनती है 10 दिन के अंदर, आप एक ऐसा प्रोसेस निकालो वो 1 घंटे में वैक्सीन तैयार कर देता है, तो वो भी पेटेंट है। ये एक है प्रोसेस की बात, प्रोडक्ट मीन वो वैक्सीन। अब इंक्लूड्स एनी न्यू एंड यूजफुल इंप्रूवमेंट, लाइक कार है, ये पहले से इन्वेंट है, इसके अंदर आप एक ऐसा सेंसर इजाद कर देते हो 10 किलोमीटर जो आगे कार्स चल रही हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है, तो इट्स मीन ये क्या है, यूजफुल इंप्रूवमेंट है, तो ये भी किस कैटेगरी में फॉल करेगी, पेटेंट की। अब पेटेंट आपको अप्रोक्सीमेटली जनरल है वो 20 ईयर्स के लिए ग्रांट किया जाता है। आगे जो आप पेटेंट की एप्लीकेशन आपने फाइल करनी होती है, वो ये पेटेंट ऑर्डिनेंस 2000 है, वो ये बात करता है कि उसके अंदर ये 3 चीजें कम अज कम लाजमी हो। पहले तो आपने अपनी इन्वेंशन को फुली डिस्क्राइब करना कि आपकी इन्वेंशन है क्या और काम कैसे करती है। फिर आपने डिस्क्लोज इन्वेंशन की, इस इन्वेंशन को बनाना कैसे है। फिर एंड विद अ क्लेम और क्लेम्स डिफाइन द स्कोप ऑफ इन्वेंशन फॉर विच प्रोटेक्शन इज क्लेम। और आपने अपनी इन्वेंशन का स्कोप बताना है कि मेरी इन्वेंशन को प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, उसको बताना है। अगर आपकी इन्वेंशन को कोई इन्फ्रिंज करता है, कोई कॉपी करता है, तो उसकी ये रेमेडीज है नीचे लिखी हुई हैं कि आप कोर्ट में जा सकते हो, उसको डैमेजेस क्लेम, उसके खिलाफ हम क्रिमिनल कार्रवाई भी कर सकते हैं, सिविल भी, ये शॉर्ट है। अगर तो आपको हमारा जो लेक्चर है यूजफुल लगे तो इसकी जो फीस है 20 रुपए या इससे ज्यादा, जितना आपके लिए फिजिबल हो, क्योंकि यूट्यूब हमें सपोर्ट नहीं करती लॉज के लेक्चर, माशाल्लाह व्यूवर इतने ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आज तक पेटेंट का प्रोसीजर क्या है। पेटेंट को सबसे पहले आपको सर्च करना है कि आपकी क्या इन्वेंशन पहले से ऑलरेडी तो नहीं किसी ने ली, वो नोवल है जो लाइक जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। फिर आपने उसको क्या कर देना है,
अप्लाई, सबसे पहले सर्च कर लिया। आप उसको सर्च किधर कर सकते हो, जो पेटेंट ऑफिस है उसकी जो ऑनलाइन डाटाबेस है, पेटेंट ऑफिस है उसका ऑनलाइन डाटाबेस मौजूद है, उसके ऊपर आप जाकर खुद सर्च कर सकते हो। किसी भी प्रोफेशनल एजेंट को या लॉयर को हायर कर सकते हो, या आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद आपने जो सेकंड करना है, आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीज़ आ जाती है, डॉक्यूमेंट के अंदर आपने उसकी टेक्निकल डिटेल बतानी है, अगर ड्राइंग हो कोई डायग्राम है वो बतानी है, उसका आपने डिफाइन करना है कि इसका स्कोप क्या है, इसकी प्रोटेक्शन आपको क्यों चाहिए है। फिर अब्स्ट्रैक्ट आप एक होता है, उसके अंदर आपने इसकी कंसाइज समरी लिखनी कि आप इनकी इन्वेंशन की कंसाइज समरी क्या है। फिर आपने क्या करना है, पेटेंट को फाइल कर देना, उसकी एप्लीकेशन को। उसकी एप्लीकेशन को फाइल करने का तरीकाकार ये कि सबसे पहले आपने उसके रिक्वायर्ड फॉर्म्स लेने हैं। पेटेंट फॉर्म 1 P1 इसे कहते हैं, पेटेंट फॉर्म 1 है, उससे आपने लेना है इंडिविजुअल एप्लीकांट्स के लिए। उसके लिए फिर आगे आता है कि असाइनीज, अगर आप किसी और के बिहाफ पे फाइल करना चाह रहे हो, P1A ले लेना आपने। P3A में आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लिखनी है। P3 जो फॉर्म है उसके अंदर आपने उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन वो आ जाएंगी। P28 जो फॉर्म है उसके अंदर अगर तो आप किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हो या आप किसी को अपना आगे बना रहे हो, मुख्तार करके भेज रहे हो कि वो ले, तो फिर आपने वो फॉर्म भरना है। इसके जो हमारा फोर्थ है, आपने सबमिट कर देनी वो एप्लीकेशन को पेटेंट ऑफिस, या तो कराची या इस्लामाबाद या लाहौर के अंदर, 3 जगह पे हो सकती। साथ आपने उसकी फी को पे कर देना है। उसके बाद जब आपकी जो पेटेंट एप्लीकेशन जाएगी उसको एग्जामिन किया जाएगा एप्लीकेशन को कि क्या वो पेटेंट एबिलिटी के जो क्राइटेरिया है उस पर वो आती है। उस क्राइटेरिया को जो हमने पहले पीछे पढ़े हैं, लाइक नोवेल्टी आ जाती है, इन्वेंटिवनेस है कि वो इन्वेंटिव है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी जिसमें हमने पढ़ सके यूटिलिटी है या नहीं है। फिर अब विद इन 4 मंथ का वैसे टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज करना हो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कि नाम ये तो मेरी थी, मैंने पहले से बनाई थी, तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। 5th नंबर पे आता है एक्सेप्टेंस है पब्लिकेशन। अगर तो आपकी वो पेटेंट एक्सेप्ट हो जाता है, तो एक्सेप्टेंट ग्रांट हो जाती है, तो उसको पब्लिक कर दिया जाएगा ऑफिशियल गैजेट के अंदर। उसके बाद 4 मंथ का टाइम पीरियड होगा। 4 मंथ का टाइम पीरियड तक ओपोजिशन पीरियड होता है कि कोई बंदे ने अगर इतराज करना है तो कर ले, अगर वो कोई बंदा इतराज नहीं करता तो आपको जो पेटेंट है उसको मोहर कर दी जाएगी और सील कर दिया जाएगा, और आपको बाकायदा उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और आपकी जो पेटेंट है 20 साल के अरसे तक प्रोटेक्ट होगा। इस अरसे को 200 टाइम लाइन में लिखा हुआ 2 से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई एजेंट हायर करें, कोई तल्लक वास्ता हो, तो टाइम पीरियड कम भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया लीगल फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क्स। देखते हैं कि अगर आपने अपना कोई लोगो है नेम रजिस्टर करवाना है तो उसका क्या तरीकाकार है। उसके लिए जो पहला एक्ट था वो 1940 का आया था, अब ये ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 पे चल रहा है। सेक्शन 2 डील करता है आपका, वो ट्रेडमार्क से मुराद वो कहता है कि एनी मार्क, कोई भी मार्क हो सकता है जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ग्राफिकली, और जो कि यूज किया जा सकता है गुड्स और सर्विसेज को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए। लाइक लेज की एक जो प्रोडक्ट है वो अपनी कंपेटिटिवली जो प्रोडक्ट्स को एक दूसरे को चेंज करवाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने लोगो होता है। नेस्ले और एक्वाफिन अपने अंदर डिस्टिंक्शन करने के लिए अपना प्रॉपर नेम यूज करते हैं, मार्क्स हैं, वो मार्क्स उनके तमाम क्या हैं, ट्रेडमार्क्स हैं। इस तरह सैमसंग और एप्पल 2 डिफरेंट कंपनीज है, और अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्टिंक्शन करने के लिए जो नेम और लोगोज यूज करते हैं वो उनका क्या ट्रेडमार्क है। अगर कोई किसी का ट्रेडमार्क को कॉपी करेगा तो फिर उसकी ये नीचे मैंने लिखी हुई है रेमेडीज हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि हाई कोर्ट जा सकते हो, उसके खिलाफ क्रिमिनल सिविल तमाम दी जा सकती हैं। बाकी से आप देख लीजिए, कुछ इतना खास नहीं। आगे आते हैं जनाब, हम ट्रेडमार्क लेना कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले जब अपने ट्रेडमार्क को सर्च करना है, ट्रेडमार्क को सेक्शन 17 है वो अलाउ करता है, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 का, कि हर बंदा ट्रेडमार्क को अप्लाई कर सकता है। तो आपने सर्च करना है कि क्या ये जो मेरा लोगो है ये पहले से तो नहीं किसी ने लिया हुआ। अगर वो पहले से किसी ने लिया हुआ फिर तो आपको नहीं मिलने वाला। फिर आपने एप्लीकेशन लेनी है, उसके लिए फॉर्म T1 ट्रेडमार्क फॉर्म 1 मिलता है सेक्शन 22(1) के तहत प्रिस्क्राइब किया, इसमें अपने रिक्वायर्ड एप्लीकेशन देनी होती है। फिर आपने क्लियर रिप्रेजेंटेशन उसके साथ लगानी है, जो आपने ट्रेडमार्क लेना उसकी एक फोटो लगेगी साथ। उसके साथ आप अगर आपने पावर ऑफ टर्नी किसी वकील के थ्रू या अपने किसी और आप खुद नहीं जा सकते, आप बिजी होते हो, तो आपने किसी और बंदे को भेजना है, एजेंट को भेजना है, तो आपको फॉर्म TM48 फॉर्म लगाना पड़ेगा। फिर जो आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है सेक्शन 24 के तहत ये फाइल होती है एप्लीकेशन है, ये आपको IPO के अंदर फाइल करनी पड़ेगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुतल्लिक ऑफिस में फाइल करनी पड़ती है। फिर आपकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह चेक होंगी। सेक्शन 26 जो आपका रजिस्ट्रार के पास जब ये जाएगी तो वो आपकी फॉर्मेलिटीज़ चेक करेगा कि जनाब क्या ये आम जो बाय लॉ ये आपका ट्रेडमार्क आपको ग्रांट
किया जाने वाला है या नहीं है, कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, पहले से तो नहीं किसी ने लिया हुआ। आगे सेक्शन 14 के अंदर जो प्रोसीजर है वो कोई ऑब्जेक्शन के लिए वो एक स्टेज होती है, ये भी 4 मंथ का वैसे टाइम पीरियड होता है, वो इसे पब्लिश करते हैं ट्रेडमार्क को, कि अगर किसी ने ऑब्जेक्शन करना है कि जनाब ये मेरा ट्रेडमार्क है तो कर सकता है। उसके बाद ये जर्नल के अंदर इसे पब्लिश कर दिया जाएगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था हमारा पेटेंट होता है तो ये भी चल जाता है। फिर इसका ऑपोजिट पीरियड वही 4 मंथ का इसका ऑपोजिट पीरियड, कि भाई अगर किसी ने क्लेम करना है कि ट्रेडमार्क मेरा है तो वो 4 माह के अंदर अंदर क्लेम कर सकता है। आगे आता है जनाब सेक्शन 31, ये कहता है कि जनाब इसके अगर कोई बंदा लेकर आता है ऑब्जेक्शन तो उसकी हेयरिंग्स होगी तो उसको डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट नहीं आता तो उसको अंडर सेक्शन 32 आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दी जाएगी, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और ये जो रजिस्ट्रेशन होगी ट्रेडमार्क याद रखिए 10 साल के लिए होगी। हर 10 साल के बाद आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, आपको फी पे करनी पड़ेगी। इसके साथ एडिशनल टिप्स है आपके लिए, अगर आप ट्रेडमार्क को करवा रहे हो ग्रांट तो आप कोई अटॉर्नी या एजेंट हायर कर सकते हैं, बेहतर है। और आप इसमें ऑनलाइन मॉनिटर करें। ऑनलाइन मॉनिटरिंग से मुराद ये है कि जनाब आप देखते रहा करें ऑनलाइन कि क्या कोई आपका ट्रेडमार्क कॉपी तो नहीं कर रहा, या जर्नल के अंदर पहले से कौन कौन से ट्रेडमार्क्स आ रहे हैं। अब आती कॉपीराइट। कॉपीराइट को लेक्चर 1 के अंदर पहले से डिस्कस कर लिया, ब्रीफ के अंदर वही मैंने से रिप्रोड्यूस कर दिया है कि राइट कौन से एक ऐसा राइट जिसे कोई भी बंदा कॉपी नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, डिस्प्ले नहीं कर सकता, आपकी इजाज़त के बगैर ही आपका कॉपीराइट है। कॉपीराइट के अंदर बुक्स वगैरह लिटरेरी कौन कौन सब्जेक्ट मैटर है मैंने लिख दिए हैं नीचे, आप वीडियो पास करके से देख सकते हैं। लिटरेरी वर्क के अंदर देख लें, नॉवल, स्टोरीज, पोइम्स आ जाती हैं। आर्टिस्टिक वर्क की बात करें तो पेंटिंग्स आ जाती हैं, ड्राइंग्स आ जाती हैं। म्यूजिकल वर्क की बात करें तो म्यूजिक आ जाती है, कंपोजिशन ट्यून आ जाती है। ड्रामेटिक वर्क्स की बात करें तो ड्रामाज है आपका, ये प्लेज आते हैं। इवन कि ये आपकी लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, मैंने इसे रीड आउट क्या करना है, ये 12 तक इसके मैंने लिस्ट आ गई इधर। इवन ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी आपके कॉपीराइट के अंदर थे, गेम्स जितनी भी है कॉपीराइट के तहत प्रोटेक्ट होती है। आगे जनाब आता है टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलती है कॉपीराइट की। अगर तो बात कीजिए लिटरेरी, आर्टिस्टिक और म्यूजिकल वर्क की, तो इसमें जितनी बनाने वाले की ज़िंदगी है उतने, और उसके प्लस 50 ईयर्स उसको प्रोटेक्शन होती है, उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। उसके बाद वो जेनेरिक हो जाती है, उसे हर कोई कॉपी कर सकता है। अगर कोई बंदा ऐसा है, किताब है जिसको पता नहीं ऑथर कौन है, तो जिस दिन वो किताब पब्लिश हुई उस दिन से लेकर वो 50 साल तक तो प्रोटेक्टेड है, उसके बाद वो जेनेरिक हो जाएगी। अगर हम मूवीज़ वगैरह की बात करें तो उसमें भी बनाने वाले की या स्क्रिप्ट राइटर की पूरी ज़िंदगी और प्लस 50 साल, उसके बाद वो जेनेरिक। ब्रॉडकास्ट की बात करें, जिस तरह आपकी ये लाइव शोज़ वगैरह आ जाती हैं, पॉडकास्ट वगैरह इसमें आ जाती हैं, तो वो 25 साल के लिए आपकी होती हैं। इस तरह साउंड रिकॉर्डिंग है, ये भी 50 साल के लिए आपकी प्रोटेक्टेड होती हैं। अब है कि आपने कॉपीराइट को रजिस्टर कैसे कराना है। सबसे पहले तो जनाब आपने ये वेबसाइट में शो करवाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाना है, उधर से फॉर्म CR1 कॉपीराइट फॉर्म 1 को डाउनलोड कर लेना है। उसको अपने फिल करना है, अपनी डिटेल, ऑथर की ऑनर की डिटेल बतानी है, वर्क बताना है, और जिस डेट को क्रिएशन हुई वो बताना है, और उसके साथ अपने जिस चीज़ पे आप चाह रहे हो कि आपको रजिस्ट्रेशन मिले उसकी एक कॉपी साथ लगा देनी है। उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है वो आपने फ़ी पे कर देनी है, वो आपके नेचर ऑफ वर्क के रिलेटेड होती है कि जिस तरह का आपका काम होगा वैसी वो फीस होगी। उसके साथ आपने फाइल विद रजिस्ट्रार, आपने वो जो चीज़ है वो आपने डिलीवर करनी। आपने जो जब फॉर्म को फिल कर लेना है, आपने उसको मुतलका रजिस्ट्रार के पास भेजना है। IPO ऑफिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप कराची रीजन में हो, कराची इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद रीजन में, लाहौर रीजन में हो तो लाहौर, पेशावर रीजन में हो तो पेशावर। उससे रजिस्ट्रार उसकी एग्जामिन करेगा कि देखेगा कि जनाब ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं या नहीं पूरी, कि ये किसी और का काम तो नहीं चोरी किया हुआ। फिर वो देख आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा रजिस्ट्रेशन का। तो आप हर कभी भी कोई बुक पढ़ो तो उसके पीछे लिखा होता है कि जनाब ये किताब क्या है, इसके कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, तो ये वो फलां फलां वो सारे आपके मामला आपके कॉपीराइट आपको मिल जाएगा। अब की पॉइंट्स है थोड़े से रिमेंबर करें कि ड्यूरेशन इसका क्या है, ये आपकी जितनी ज़िंदगी है और आपकी ज़िंदगी के 50 साल बाद तक आपकी चीज़ प्रोटेक्टेड रहेगी। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है ये सिर्फ ओरिजिनल वर्क पर मिलती है, कॉपी पर नहीं। फिर अगर तो आपका मल्टीपल वर्क्स है तो आप मल्टीपल वर्क्स को एक ही फॉर्म के जरिए रजिस्टर, आपने 10 किताबें लिखी वो आपको एक साथ आपसे रजिस्टर करवा सकते हो। अगर आप कोई अपडेट करते हो अपने काम के अंदर, लाइक कोई सॉफ्टवेयर आप उसमें अपडेट डालते हो, तो आपको फिर वो फॉर्म भरकर आपको IPO को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को बताना पड़ता है कि मैंने इसमें ये चेंज कर दी है।
अगली चीज़ आती है कुछ रेलिवेंट लॉज हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है कि आप कि जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये सेक्शन 44 से लेकर जो 50 है द कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 जितने मैंने पीछे प्रोसीजर बताए उसके तहत डील करता है। तो बाकी इसके अंदर सेक्शन 44 है, ये रजिस्ट्रार को एम्पावर करता है कि ऐसा रजिस्टर बनाए जिसके अंदर कॉपीराइट वर्क्स को मेंटेन करे। बाकी उस रजिस्टर के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है कि आपका काम क्या है, ऑथर का नाम क्या है, वर्क का टाइटल क्या है, उसकी नेचर क्या है और किस डेट को पब्लिश हुई। सेक्शन 46 मैंडेट करता है कि जनाब उसने क्या पेमेंट प्रिस्क्राइब, कितनी पेमेंट लेनी है, फ़ी क्या होगी किस वर्क की। फिर जो आपका सेक्शन 47 है रजिस्ट्रार को ऑथराइज करता है कि एप्लीकेशन को एग्जामिन करे और उनको जो कॉपीराइट का आपका इशू सर्टिफिकेट इशू कर सके, आपको कॉपीराइट ग्रांट कर दिया है। अगर कॉपीराइट पे कोई ऑब्जेक्शन वगैरह आता है, कोई एरर आता है, तो उसके पर रजिस्ट्रार के पास अंडर सेक्शन 48 अथॉरिटी है, उससे क्या कहते हैं रेक्टिफाई दूर कर सकता है। अगर आपने कोई अपील करनी है बोर्ड उस कॉपीराइट रजिस्ट्रार के खिलाफ तो आप कॉपीराइट बोर्ड के अंदर करते हो सेक्शन 49 के अंदर। सेक्शन 50 है अथॉराइज करता है कि पब्लिक जनरली उसके जो रजिस्टर है उसको क्या कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है। इसके अलावा जो कॉपीराइट के रिलेटेड लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर, आपका कस्टम एक्ट है कि बाहर से मुल्क के अंदर जो भी कोई प्रॉपर्टी आती है इंटेलेक्चुअल किस्म की या कोई बुक्स वगैरह आती है उसको प्रोटेक्शन देता है, सेक्शन 179 है। बाकी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये कहता है कि जो लाइसेंसी के पास के वो कोई भी प्रोग्राम ऑन एयर नहीं कर सकते इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन के ऊपर, लाइक किसी का काम को प्रेजेंट नहीं कर सकते टीवी के ऊपर। फिर पीपीसी के अंदर आपके ये प्रोविजन है 478 रिलेटेड प्रॉपर्टी रिलेटेड के आपकी ये अगर आपको इन्फ्रिंज करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की किसी की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कंपटीशन एक्ट नंबर 2010 है, उसका सेक्शन 10 है, ये आपका इंश्योर करता है कि किसी का भी आप नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते, ट्रेडमार्क को या लेबल को यूज नहीं कर सकते। जो ड्रग एक्ट है ये आपका इंश्योर करता है कि जनाब आप किसी और कंपनी की बनाई हुई प्रोडक्ट को ड्रग को यूज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, उसको रजिस्टर नहीं करवा सकते। इसके अलावा प्रेस न्यूज़पेपर न्यूज एजेंसीज एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2002 है, इसका सेक्शन 37 आपको ये मैंडेट करता है कि आप किसी भी